अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी शिजा ने हमें मलिर से भेजी है। आइए कहानी को शिजा की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम शिजा है। हम मलिर खोपरा पार्क के रहायशी हैं। हमारा सारा खानदान यही मलिर के इलाके में रिहाइश पजीर है। मेरी नूर फुप्पो का घर जिना स्क्वायर में था और इतरत फुप्पो का सौदाबाद में। अब्बा की मार्केट में दुकान थी। दादा ने भले वक्तों में ये डबल स्टोरी घर बना लिया था जिसमें हम रहते थे। हम सब बहुत खुशहाल नहीं तो गरीब भी नहीं थे। नूरजहां फुप्पो के तो अपने घर के साथ 2 घर और थे। वो 3 घर अंदर से जुड़े हुए थे। अच्छा रकबा था। एक घर में नूर फुप्पो की रिहाइश थी और 2 घरों में उन्होंने कारखाना खोला हुआ था जहां मशीनें रखकर उन्होंने कारीगर बिठाए हुए थे। वहां फैक्ट्रियों का माल सिला करता था। घर में होने की वजह से वो खुद सारा काम देखती थी, जबकि इतरत फुप्पो गवर्नमेंट टीचर थी। दादा की जिंदगी में घर की रौनकें ही और थी। इतना करीब करीब रहने के बावजूद मैंने एक चीज हमेशा देखी थी। अब्बू फुप्पियों की आमद को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कुछ हल्की फुल्की चपकलिश उनके दरमियान दादा की जिंदगी में भी थी। और फिर दादा के बाद तो जैसे कोई रुका हुआ तूफान था, वो बाहर आ गया। दरअसल असल वजह यह थी, फुप्पो ने पसंद की शादी जिस खानदान में की थी, उन्होंने अब्बा को रिश्ता नहीं दिया था। इसके बावजूद भी दादा ने फुप्पो की शादी वहां कर दी। बस अब्बा यही जवाज बनाकर सालों से लिए बैठे थे। और जब दादा के बाद फुप्पियों को हिस्सा देने का वक्त आया तो अब्बा मुकर गए। हमारे इतने करीबी रिश्तों में दरार आ गई। मिलना जुलना खत्म हो गया। दुनिया में नंद भावच के मसाइल तो होते हैं, जबकि यहां अब्बा के बहनों के साथ मसाइल थे। और सच बात तो यह है, अब्बा ज्यादती कर रहे थे। लेकिन हम बच्चों की आपस में बहुत दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी, खासकर मेरी और नूर फुप्पो के बेटे कामरान की, जिसको सब कामी कहते थे। हम एक ही स्कूल में थे। उस वक्त हम 8वीं जमात में थे। कामरान से छोटी 2 जुड़वा बहनें नैना और ऐना थी। एक जैसी शक्ल, एक जैसे नैन नक्श वाली। वो दूसरी जमात में पढ़ रही थी। इस कता ताल्लुकी के दूसरे साल ही एक हादसे ने सबको हिला डाला। नैना नूर फुप्पो के कारखाने वाली टंकी में जा गिरी। किसी को पता न चला, जबकि ऐना मोहल्ले में किसी के घर खेल रही थी। जब वो मगरिब पर लौटी तो फुप्पो ने पूछा, नैना कहां है? वो तो यही समझे बैठी थी, दोनों बहनें साथ ही होंगी। लेकिन जब उसने कहा कि नैना खेलने नहीं आई, उसने मना कर दिया था कि उसको होमवर्क करना था, तो फुप्पो का दिल धक से रह गया। पहले घर में ढूंढा, फिर मोहल्ले में शोर मच गया। लड़के बाइकों पर निकल खड़े हुए। कामी तो इतना बौलाया हुआ था, हमारे घर तक पूछने आ गया। अम्मी ने मुझे साथ लिया। उसी वक्त बुर्का डालकर फुप्पो के घर चल पड़ी। उन्होंने तो अब्बा के गुस्से की भी परवाह नहीं की। उस कयामत खेज रात की सुबह हो गई, लेकिन नैना नहीं मिली। फुप्पो की बुरी हालत थी। फुप्पा भी निढाल थे। हम बोझल दिल के साथ सुबह घर आ गए। तलाश मुस्तकिल जारी थी। मस्जिद में ऐलानात चल रहे थे कि दोपहर को इत्तला मिली कि बच्ची की लाश पानी की टंकी से मिल गई है। बहुत बड़ा हादसा था। दुनियादारी निभाने को अब्बा भी गए। वहीं हमने लोगों से सुना कि फुप्पो का जो कारखाना है उसमें कुछ असरात है। समझ नहीं आ रहा था बच्ची टंकी में कैसे जा गिरी। बहरहाल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। फुप्पो तो सारा वक्त ऐना को गले लगाकर बैठी रही। दोनों हमशक्ल इतनी थी कि लोग धोखा खा जाते थे। फर्क सिर्फ यह था कि नैना कुछ बीमार रहती थी।
पूरा साल तो उसको एलर्जी वाला फ्लू रहता था। जरा हवा चलती तो वो छींकने खांसने लग जाती। जबकि ऐना सेहत में बेहतर थी। जुड़वा बच्चों में ये कॉमन है, एक बच्चा बीमार रहता है। वो बीमार बच्ची दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद अब्बा फिर अपने कता ताल्लुकी वाली बात पर आ गए। बहन से हमदर्दी अपनी जगह थी, लेकिन हिस्सा अब्बा किसी को नहीं देना चाहते थे। वक्त गुजरा, मैंने और कामी ने साथ मैट्रिक किया। मैंने कराची बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सभी बहुत खुश थे, लेकिन मैं उदास थी। मेरा और कामी का साथ यहां पर खत्म हो गया था। स्कूल में तो हम रोज मिलते थे, अब ना खानदान मिलते थे और न ही हम मिल सकते थे। कामी भी मेरी तरह उदास था। हमारी बचपन की दोस्ती पसंदीदगी में बदल गई थी और फिर हमने एक दूसरे से हमेशा राब्ता रखने का अहद किया। कॉलेज में आकर मुझे एक तरह से थोड़ा सा आजाद माहौल मिला। मैं महीने में 1-2 बार कामी से कॉलेज टाइमिंग में मिलने लगी। उसका अंजाम हम दोनों ही नहीं जानते थे। कामी बताता था, फुप्पो बहुत बदल गई है, वो ऐना के साथ साए की तरह रहती है। उसको स्कूल से भी उठा लिया था। अब कभी कभी कामी मुझे नूर फुप्पो से मिलाने ले जाता था। जब मैं पहली बार फुप्पो से मिली तो वो वाकई बदल गई थी। वो पहले की तरह एक मजबूत और खुदमुख्तार औरत नहीं थी। उनके चेहरे पर एक अनजाना खौफ था। वो ऐना के बगैर एक पल नहीं रहती थी, जैसे डर हो वो भी कहीं खो ना जाए। मुझे उस दिन कामरान की बातों से लगा था कि घर में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। जैसे उसमें कोई ऐसी चीज बसी हो जो नजर नहीं आती मगर महसूस की जा सकती है। नूर फुप्पो ने मुझे देखते ही अपने गले लगा लिया और फिर दरवाजे की तरफ आवाज लगाकर बोली, नैना देखो शिजा आई है। मैं चौंक गई। मेरी आंखों में उलझन थी। मुझे कामी ने चुप रहने का इशारा किया। जब मैंने बाद में कामी से पूछा तो उसने कहा, अम्मी ऐसा अक्सर करती है, उनको लगता है नैना गई नहीं, वो यही है। मैंने चौंक कर कामी की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रहा था। मैंने धीमे लहजे में पूछा, फुप्पो ऐसा क्यों कहती है? तुमने उनको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? नहीं, वो घर से कहीं जाने को तैयार नहीं होती। मैंने कामी से कहा, मैं फुप्पो को डॉक्टर के पास जाने के लिए मना लूंगी। अगली बार गई तो मेरी मुलाकात फुप्पा से भी हुई। मुझे लगा वो मुझे देखकर खुश नहीं हुए। उनको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फुप्पा ज्यादा देर रुके नहीं, बाहर चले गए। उस दिन फुप्पो से कहा, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलती? तो वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम भी वही कह रही हो जो ये सब कहते हैं। उन्होंने ऐना के सर पर हाथ फेरा, जो खामोशी से मां की गोद में सर रखे बैठी थी। वो हर रात आती है, मेरे पास बैठती है, मुझसे बातें करती है। कभी कभी तो मैं उसके लिम्स को भी महसूस कर सकती हूं। मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई। कामी ने खांसते हुए बात बदली, अम्मी आप थक गई हैं, बस वहम हो रहा है। उस दिन मुझे एक नई बात पता चली। फुप्पो के वो कारखाने बंद हो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कामी से वजह पूछी तो उसने यही कहा, अम्मा की सेहत की वजह से काम मुतासिर हो रहा था, इसीलिए बंद कर दिया। अब्बा तो शुरू से अपनी सरकारी नौकरी करते आए हैं। ये अम्मा ही के शौक थे। अब वो दोनों घर किराए पर दे दिए हैं। उस दिन जब मैं घर लौटी तो इतरत फुप्पो आई बैठी थी। कभी कभी वो अब्बा की गैर मौजूदगी में आ जाया करती थी। मेरी दोनों फुप्पियों को अम्मा से
اور اماں کو پھپھیوں سے بڑی محبت تھی۔ اماں کے سامنے سے ہٹتے ہی اطرت پھپھو نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہ سخت خفا تھی۔ کامی کے ابا نے اطرت پھپھو کے گھر جا کر بولا کہ بھائی صاحب کو بول دو اپنی بیٹی کو سنبھالے، آئندہ یہ ہمارے یہاں نہ آئے۔ وہ یہی پیغام لائی تھی اور شاید ان کو خبریں تھیں کہ میں اور کامی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے بجائے ڈرنے کے پھپھو سے کہہ دیا میں کامی کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ انہوں نے تو سر پکڑ لیا اور اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں نے مجھے پیار سے اور پھر سختی سے سمجھا کر دیکھ لیا، لیکن میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں باز نہ آئی۔ مجھے جب موقع ملتا میں کامی سے ملتی۔ ادھر کامی نے بھی اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ پھپھا ہی انا کا مسئلہ بنائے بیٹھے تھے۔ نور پھپھی تو اپنی دنیا میں مگن تھی اور پھر ایک دن بعد ابا تک پہنچ گئی۔ ابا نے بجائے مجھ سے کوئی بھی باز پرس کرنے کے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ میرے لیے اور زیادہ پریشان کن تھا۔ میں جانتی تھی اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہے۔ وہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا، اور پھر ایک دن مجھے پتا چل ہی گیا۔ رات کے 3 بجے میں نے اماں ابا کی باتیں سن لی۔ ابا نے اس جمعے میرا نکاح کر دینا تھا۔ میں سن کر دنگ رہ گئی۔ اماں رو رہی تھی، ابا سے کہہ رہی تھی یہ ظلم نہ کرے، ہماری شیزہ بہت چھوٹی ہے، وہ پکی عمر کا آدمی ہے۔ لیکن ابا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے بھی اسی رات فیصلہ کر لیا کہ میں کسی صورت ابا کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور پھر میں نے یہی کیا۔ جمعے میں ابھی 3 دن تھے۔ میں دوسرے دن ہی کامی کو بلا کر اس کے ساتھ گھر چھوڑ آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ کامی سیریس نہیں تھا، لیکن وہ ابھی خود اسٹوڈنٹ تھا تو میری ذمہ داری کہاں سے اٹھاتا، اور میرا تو یہ حال تھا کہ اگر میری شادی کامی سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ پھپھا تو ابھی گھر پر نہیں تھے۔ پھپھو کچن میں کام کر رہی تھی اور اینا وہیں اسٹول پر بیٹھی تھی۔ کامی مجھے ان کی نظروں سے بچا کر گھر سے ملحقہ اس دوسرے والے گھر میں لے گیا۔ وہ بند اور ویران گھر تھا جس کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا، دیکھو شیزہ، فی الوقت مجھے کچھ سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ ماموں لازمی تم کو ڈھونڈتے یہاں آئیں گے، اور وقت پڑنے پر ہماری مائیں چاہتے ہوئے بھی ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گی۔ 2-3 دن تک تم یہاں چھپی رہو، میں ہر ضرورت کی چیز تمہیں لا دوں گا۔ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس گھر کا ایک کمرہ کھلا تھا، وہ نسبتاً صاف بھی تھا، البتہ ساز و سامان کوئی نہیں تھا۔ ابھی پچھلے مہینے ہی ان کے کرایہ دار گھر خالی کر گئے تھے۔ کامی نے مجھے تسلی دی۔ اس نے مجھے سمجھایا اگر شور شرابہ ہوا، تلاشی لینے کی بات ہوئی تو میں چھت پر چلے جاؤں اور پیچھے والے گھر کی چھت پر کود جاؤں، باقی وہ سنبھال لے گا۔ میرا موبائل تو گھر سے نکلتے ہی میں آف کر چکی تھی۔ وہ 2 گھنٹے کے لیے مجھے اس ویران گھر میں چھوڑ گیا۔ دن کا وقت تھا تو اس گھر میں اتنی وحشت تھی، رات ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تنہائی ملی تو مجھے اپنے فیصلے پر غور کرنے کا وقت بھی ملا۔ ایک ملال اور افسوس بھی تھا۔ یہ تو میں نے کبھی نہ چاہا تھا، لیکن اب میں اپنی زندگی کے ساتھ یہ ظلم کر چکی تھی۔ ابا میری شادی طے نہ کرتے تو میں کبھی انتہائی قدم نہ اٹھاتی۔ میں چھت کو جانے والے زینے پر جا بیٹھی۔ مجھے بے حد رونا بھی آ رہا تھا، لیکن کب تک اس دھوپ گرمی میں بیٹھی رہتی۔
2 के बजाय 3 घंटे होने को आए थे। कामी का कुछ पता नहीं था। 2-4 बार जाकर मैंने दरवाजे की झिरी से फुप्पो के घर में झांका भी। वहां से फुप्पो की बैठक दिखाई दे रही थी। फुप्पो उनके साथ साथ ऐना इधर से उधर जाते दिखाई दिए। मैं थक कर कमरे में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। न जाने कितना वक्त गुजरा, दरवाजे पर खटका हुआ। कामी शर्मिंदा सा कुछ सामान लिए खड़ा था। वो माजरत तलब कर रहा था। उसको आने में देर हो गई। वो रुका नहीं, मुझे पानी, खाना और मोबाइल में नई सिम डालकर दे गया। उसका कहना था वो हालात का जायजा ले रहा है, जैसे ही मुनासिब वक्त होगा मुझे यहां से निकाल लेगा। लेकिन मैंने कामी से कह दिया था मैं किसी भी हाल में रात यहां नहीं रुकूंगी। वो मुझसे वादा कर गया कि वो दूसरा बंदोबस्त करने में लगा है। मुझे रात से पहले यहां से निकाल लेगा। अपनी तकरीर करके वो तो चला गया। मैंने बेदिली से ही सही उसका लाया हुआ खाना खाया और अच्छे वक्त के इंतजार में बैठ गई। दोपहर ढलती शाम में बदल गई। मुझे हौल उठ रहे थे। मैं इस घुटनज़दा अंधेरे घर में कैसे वक्त गुजारूंगी। अचानक फुप्पो के घर से शोर गुल की आवाज आने लगी। मैं तेजी से भागकर उस दरवाजे के पास जा पहुंची। उसकी झिरी से जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अब्बा, इतरत फुप्पो, उनके शौहर और मेरी अम्मा वहां खड़े थे। अब्बा का चेहरा गुस्से से लाल था। कामी और फुप्पा निहायत मुतमईन थे और नूर फुप्पो परेशान ऐना को चिमटाए खड़ी थी। अब्बा गुस्से में बोल रहे थे, मेरी बेटी कहां है? शराफत से मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम बाप बेटे को जेल की हवा खिलवाऊंगा। अब्बा का इतना गुस्सा देखकर मेरी तो टांगे कपकपाने लगी। जवाब में फुप्पा ललकार कर बोले, अरे जाओ, पढ़े देखे हैं तुम जैसे, अपनी औलाद संभाली नहीं जाती, लगे हैं दूसरों पर इल्जाम लगाने। बस उनका इतना कहना था। अब्बा ने फुप्पा का गिरेबान पकड़ लिया और उनमें धक्कम पेल शुरू हो गई। कामी ने मेरे अब्बा को धक्का दिया। उफ, ये क्या से क्या हो गया। बात बढ़ गई। अब्बा मुसलसल चीख रहे थे। मुझे मालूम है वो यहां आई है। आखिरकार इतरत फुप्पो के शौहर ने किसी तरह सबको ठंडा किया और यही कहा, वो यहां नहीं आई है तो आप तलाशी लेने दें, उनका इत्मीनान हो जाएगा। इस बात पर मेरी सिट्टी गुम हो गई। इस पर अब्बा बोले, अपने पूरे घर की तलाशी दो और ये जो घर बंद पड़ा है इसको भी खोलो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कामी की बात याद आई कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं छत पर चली जाऊं। वहां से पिछले घर की तरफ निकलने का रास्ता था। मैंने जल्दी से जीने की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंची ऐसा लगा किसी ने मेरा दामन पकड़ लिया हो। मैं गिर गई। मेरा बाजू छिल गया। पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी, शिजा, अब डरने का वक्त नहीं, जल्दी करो, और सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वो लोग किसी वक्त भी यहां आ सकते थे। छत पर पहुंचकर जब चारों तरफ नजर दौड़ाई, शाम गहरी हो चुकी थी। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी थी और हवा में बोझल सी नमी थी। नीचे शोर बढ़ रहा था। जब पिछले घर की तरफ झांका तो दिल ही दिल में कामी को गालियां दे डाली। इतनी ऊंची जगह से मैं कैसे फैलांग सकती थी। नीचे से शोर की आवाजें बुलंद हो रही थी। आवाजें इतनी ऊंची थी कि ऊपर तक आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरी नजर पानी की टंकी पे पड़ी। अगर ये खाली थी तो मैं इसमें छुप सकती थी। मुझे नीचे के दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से टंकी का ढक्कन हटाया और खुद को अंदर धकेल दिया। अंदर शदीद अंधेरा और घुटन थी। उस टैंक में नमी वाली बू थी।
میں सांस रोके बैठी रही। नीचे से अब्बा की आवाजें अब मध्यम सुनाई दे रही थी। वो लोग वाकई इस घर में आकर मुझे ढूंढ रहे थे और मैं इस अंधेरे और घुटन में सांस रोके बैठी थी। जब यहां आकर बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना फोन उस कमरे की खिड़की में ही छोड़ आई हूं। एक संगीन गलती मैं कर चुकी थी। वो बोलने की आवाजें नीचे के घर से होती हुई अब छत पर आ गई थी। वो तो शुक्र है टंकी में पानी बराए नाम था, वरना मैं डूब सकती थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे वो बाहर तक सुनाई दे रही हो। बाहर से अब्बा की सख्त आवाजें आ रही थी। हर कमरा देख लिया, लड़की नहीं मिली। कामी बोल रहा था, नहीं मामू, मैंने पहले ही कहा था, वो यहां नहीं आई। कुछ देर खामोशी रही, जैसे सब लोग सोच रहे हो कि क्या करें। फिर इतरत पुप्पो की आवाज आई, भाई शिजा ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चली गई हो। अब्बा के गुस्से की शिद्दत में शायद कुछ कमी आई। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनके इन अल्फाज पर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप दूर होने लगी। मैंने दम साध लिया। शायद वो लोग जा रहे थे। अब बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। मैंने कुछ देर ठहर कर बाहर निकलना चाहा, फिर वही हुआ जिसने मेरे हवा सल्ब कर दिए। वो ढक्कन खुल नहीं रहा था। न जाने क्या चीज थी जिससे वो अटक गया था। मेरे खुदा, मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगी? इस ख्याल का आना था। मैंने जोर जोर से इस ढक्कन को हिलाना शुरू कर दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी और मैं चीखने लगी। मैं कामी को आवाज दे रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरा अब दिमाग काम कर रहा था। कई साल पहले इस टंकी में नैना की लाश मिली थी। मेरी इस हैजानी कैफियत का कोई नतीजा ना निकला। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैंने अपने बिल्कुल करीब सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लगा कोई मेरे पीछे है और बस मेरे होश सलामत न रहे। बेहोशी में जाते हुए मुझे यह एहसास हुआ था जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। मैं होश से बेगाना हो गई। उधर दूसरी तरफ उस छत से सब लोग नीचे उतरे तो फिर एक नया झगड़ा शुरू हो गया। उसको किसी न किसी तरह इतरत फुप्पो और उनके शौहर ने ठंडा करवाया, क्योंकि अब फुप्पा फैल गए थे कि उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया है। इतरत फुप्पो ने हाथ जोड़ दिए और अब्बा को वहां से जाने को कहा। अब्बा अम्मा घर चले गए। कामी के अब्बा भी गुस्से में घर से चले गए, लेकिन इतरत फुप्पो ना गई और कामी को किचन में ले गई। उसके 2-3 थप्पड़ लगा डाले। उनके हाथ में मेरा फोन था। जब उस कमरे में तलाशी के लिए सब कमरे में दाखिल हुए तो फुप्पो की नजर उस पर पड़ गई। फुप्पो पहचान गई कि ये मेरा फोन है। अगर वाकई ये बात खुल जाती मैं यहां हूं तो एक नया फसाद होना था। वो बेचारी मुझे भी बचाना चाहती थी और कामी को भी। कामी ने कबूल कर लिया मैं यही हूं और दोनों छत पर मुझे ढूंढने आए। मैं जब तक बेहोश हो चुकी थी मैं उनको कहीं न मिली। इतरत फुप्पो दबे दबे लहजे में चीख रही थी, कामी बच्ची कहां है? क्या किया तूने उसके साथ? बेचारा कामी हवास बाख्ता इधर उधर भाग रहा था। अगर मैं घर में न थी, पड़ोस वाली छत पर न थी, तो फिर कहां थी? फुप्पो का ही दिमाग चला। उन्होंने कामी से कहा, टंकी खोलो। और जब उसने ढक्कन हटाकर मोबाइल की लाइट डाली तो मैं एक कोने में बेहोश मिल गई। मुझे वहां से निकाला गया। इतरत फुप्पो और उनके शौहर मुझे अस्पताल ले गए। इतरत फुप्पो नूर फुप्पो और कामी को सख्ती से मना कर गई थी इस वाकये की किसी को खबर ना हो। मैं खौफ से बेहोश हुई थी। अस्पताल जाकर ड्रिप लगी
اور پھر 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا، میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ان تمام معاملات کو عطرت پھپھو نے سنبھال لیا۔ اس بات کا سارا کریڈٹ پھپھو اور ان کے شوہر کو جاتا ہے۔ میری نادانی کو ایکسیڈنٹ کا رنگ دے دیا کہ کالج سے واپسی پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فون میرا کھو گیا۔ عطرت پھپھو کے شوہر ہسپتالوں میں مجھے ڈھونڈنے گئے، میں مل گئی اور نہ جانے کیا کہا۔ چوٹیں تو مجھے لگی تھی، کھروچے بھی تھی، میں زخمی بھی تھی۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر فکر مند ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ مجھ سے پیار تو بہت کرتے تھے، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹے بھائی تھے، ہمیشہ ابا نے مجھے ان پر فوقیت دی تھی۔ میرے اماں ابا مجھے گھر لے گئے۔ میں نے عطرت پھپھو کے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتایا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ مجھ سے جیسے اس بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی۔ ابھی تو میں کامی کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ایک نئی چیز میرے ساتھ ہوئی۔ میں اسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ اس رات 2 بجے لائٹ چلی گئی، میری آنکھ کھلی، اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں نے اس سانسوں کی آواز کو سنا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے، اور پھر کسی نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری چیخوں سے سارا گھر اٹھ گیا، اور پھر جو اس روز ہوا وہ بار بار ہونے لگا۔ اندھیرا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی ایسا لگتا وہ چیز مجھ پر حاوی ہو جائے گی۔ پانی سے مجھے خوف آتا تھا۔ میری اس کیفیت سے میرے ماں باپ کی نیند اڑ گئی تھی۔ عطرت پھپھو نے اماں کو سب بتا دیا تھا، اور پھر اماں اور پھپھو مجھے کسی بزرگ سے دم کرانے لے گئی۔ ان بزرگ کا یہی کہنا تھا میں کسی ایسی جگہ چلی گئی تھی جو کہ صحیح نہیں تھی۔ وہاں سے وہ چیز میرے ساتھ لگ گئی۔ 3 ماہ کے مسلسل علاج سے میں ٹھیک ہوئی۔ عطرت پھپھو نے بتایا نور پھپھو کا وہ گھر جب سے نینا کی لاش ملی تب سے آباد ہی نہ ہو پایا۔ وہاں اثرات تھے، کرایہ دار کچھ دن رہتے اور چھوڑ جاتے۔ ان اثرات کے جھپیٹے میں نینا بھی آ گئی تھی۔ خود عطرت پھپھو نے اس گھر کی چھت پر ایک کالا سا آدمی دیکھا تھا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ جو ہاتھ مجھے اندھیرے میں چھوتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا اس کے ہاتھ پر بال ہیں۔ میری زندگی اللہ نے رکھی تھی، میں بچ گئی۔ کامی کا اس دوران کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھپھا نے اس کو سرگودا اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ اپنے ابا کی اپنے لیے تڑپ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا اس دن میں نے جو کیا وہ میری جذباتیت تھی۔ ماں اور باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں نے ابا سے ایک ہی فرمائش کی تھی، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے مان لی۔ پڑھنے کا شوق تو مجھے ہمیشہ سے تھا۔ یونیورسٹی سے BA آنرز کیا۔ کچھ عرصے بعد کامی نے مجھ سے رابطہ کیا بھی، لیکن میں نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ یہ بات ہم دونوں سمجھ گئے تھے، ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے خاندانی اختلافات ہمیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ پھر میں تو تعلیم مکمل کر کے لیکچرار لگ گئی۔ میرے لیے رشتے آتے لیکن کہیں بات نہیں بن پاتی۔ میری تو نہیں، البتہ کامی کی شادی ہو گئی۔ اس کے کچھ سال بعد ہی اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر پھپھیاں آئی بھی اور ابا کو معاف بھی کر دیا۔ میں نے پھپھیوں کا جو شرعی حق بنتا تھا ابا کا پلاٹ بیچ کر ادا کر دیا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔